देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आपको पता है कि फ्लड स्पेशल पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं पिछले कई दिनों से मेरे, और आज मैं जा रही हूँ बदीन और सांगड़, और वहां पे जाके अब सूरत हाल ग्राउंड पे देखेंगे कि लोगों की क्या है और अभी कितना रिलीफ और रेस्क्यू का काम हो चुका है, कितना ज्यादा रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से लोगों की जो मामलात हैं उसको किस तरह से बेहतर अंदाज में जो है वो पाक फौज कर रही है अपनी कार्रवाइयां। और आपको पता है कि जैसे कि पाक फौज हमारी डे वन से लगी हुई है इन तमाम सारे कामों के अंदर, और इन तमाम चीजों में जो है वो बेहतर तरीके से शाना बशाना अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े में। ये एक वो वाहिद इदारा है, मैं देवन से कह रही हूँ बार बार, जिसको शाबाशी भी देनी चाहिए, जिसको काम को सराहना भी चाहिए। और इस वजह से क्योंकि जब कोई भी नहीं वहां पहुंच रहा और जब कोई भी वहां पे नहीं सारे काम कर रहा, तो ये वो वाहिद इदारा है जो कि अपने बेहतरीन अंदाज में सारे फराइज अंजाम दे रहा है। तो आज भी चलेंगे इनके साथ, बदीन और सांगड़ जाएंगे, देखते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है, अब तक कितनी ज्यादा जो है बेहतरी आई है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये सारा जो पानी का मामला है, निकासी आप का मामला है और सारी चीजों का मामला है वो बेहतर तरीके से अंदाज हो सके। लेट्स गो एंड सी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से जब से सैलाब की तबाहकारियां पाकिस्तान में आई हैं और एक बहुत मैसिव लेवल पर सैलाब ने पाकिस्तान को हिट किया है, उसके बाद से हमारी कोशिश ये है कि लम्हा ब लम्हा उन इलाकों में जाकर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तमाम तरह आगाही आपको दें। और अब तक हम 2 से 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, दादू जिसमें हम गए, हम जिसमें जो है और सेवर और दीगर जगहों पर भी गए, और आज मैं फिर पाक आर्मी की कोशिशों से और उनके ताउन से इस वक्त MI-17 में आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम जा रहे हैं जी बदीन जा रहे हैं, और बदीन के रास्ते में जो फजाई मनाजिर हैं, पहले मैंने कहा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हम चाहे फजाई मनाजिर दिखा रहे हो तमाम तर सूरत हाल में या जमीनी हकाइक बता रहे हो, वो दोनों आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये फुल फ्लेज मेरे प्रोग्राम्स आपके सामने जारी है गुज़िश्ता कई दिनों से, और आज भी जो बदीन के फजाई मनाजिर है और आगे बदीन की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरा सांगड़ की तरफ जा रहे हैं, तो सांगड़ और बदीन में क्या सूरत हाल है आज वो रिपोर्ट करेंगे लम्हा ब लम्हा। रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, लोगों को राशन की फराहमी करना, और ये तमाम तर चीजें जो कि एक आम आदमी का एक्सेस वहां तक नहीं पहुंच सकता या आम लोग नहीं जा पा रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में जिस वक्त, क्योंकि टेक्निकल चीजों का बहुत इस वक्त कमाल है, और पाक फौज जो है वो लम्हा ब लम्हा शाना बशाना अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ, अपने 22 करोड़ बहन भाइयों के साथ इस वक्त खड़ी हुई है इस बदतरीन सूरत हाल में। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इस सारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। कल भी हमने आपको दिखाया किस तरह से सारी चीजें हुई, और आज भी अब मैं बदीन और सांगड़ की तरफ जाते हुए फजाई मनाज़िर आप देख सकते हैं कि किस मैसिव लेवल की तबाही है। अच्छा, पानी का लेवल मैंने कल भी बताया था कि जो पानी का लेवल है वो काफी हद तक नीचे आया है, और जब नीचे आया है तो जो नीचे स्टेगनेंट वाटर है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो ग्रीन वाटर जो नीचे जो फंगस के साथ जो हमें नजर आता है, अब वो हमें इलाकों में नजर आ रहा है। यानी कि पानी का लेवल, कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि कहाँ 22 फुट तक पानी का लेवल क्या है, और अब वो पानी का लेवल नीचे आ रहा है, तो 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, कहीं 8 फुट हमें नजर आ रहा है अभी भी। लेकिन दुआ यही कर रहे हैं, और कौम से मेरी बार बार अपील भी यही है कि इसको आप मामूली बात ना समझें। ये एक नेचुरल डिजास्टर है और एक मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये सारी सूरत हाल आज भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे, आगे भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। फिलहाल मेरे कैमरामैन मुजफ्फर मेरे साथ इस तमाम का सूरत हाल में डे वन से कवर कर रहे हैं, और वो आपको दिखाएंगे कि फजाई मनाजिर जो इस वक्त सूरत हाल है बदीन और सांगड़ के जाते हुए वो क्या है। जी नाजरीन, ये जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ एरियाज पहले दिखाए, ये आप देख रहे हैं कि ये सांगड़ और बदीन का इलाका है, जो कि ये भी पूरा डूबा हुआ है तकरीबन। सिर्फ थोड़े लेवल में नहीं कि 10% हो, 5% हो, 15% हो, नो, इट्स द होल डिवास्टेशन एंड मैसिव लेवल डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो है बार बार हम कौम से भी अपील कर रहे हैं, पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि देखिए ये वो नेचुरल डिजास्टर है, ये वो नेचुरल कैलेमिटी है जो कि यहाँ पे हिट की है। ये कोई मजाक बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों की खाने पीने का, रहने सहने का, कुछ लोगों की अगर इंतजाम आपको करने पड़े, तो
ड्राइवर, उसके लिए कितना मुश्किल होता है ये अरेंज करना। फिर आप सोचिए कि वो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कि मुतासिर हुए, जिनके पास ना घर है, जिनके घरों सरों सामान सारी चीज़ें टूटे फूटे हैं वो इस वक्त बिल्कुल, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है सिवाय ऐसी कि पाक आर्मी उसके साथ खड़ी हुई है डे 1 से, और आज भी खड़ी हुई है। और ये उन्हीं की बदौलत है कि हम भी वहाँ जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ज़मीनी रास्ते सारे बर्बाद हो चुके हैं, लैंड जो है वो टूट चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस और एरिया में आपको हेलीज का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम हेलीज की थ्रू जा रहे हैं और इसी के थ्रू पे जाना पड़ रहा है। तो आज भी हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं वैली को भी दिखाएंगे आपको, आगे की ज़मीनी हल्काई की क्या इस सब मनाजिर है। मगर ये सब देख के मेरा दिल वाकई टूट रहा है और मैं बहुत दुखी दिल के साथ आज का भी प्रोग्राम कह रही हूँ। ये कहने से मैं काफी नाजरीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बदीन और 1.25 घंटे की मुसाफत के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले दादू गए 2 दफ़ा, हम सेवढ़ भी गए और अब आज बदीन पहुंचे। बदीन की सूरत हाल भी आता है, देखिए कोई अच्छी खासी नहीं है और दुखी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तबाही आई है। तो ये वो तमाम तर इलाके हैं, ये तमाम तर वो एरियाज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डैमेज हुए हैं आफ्टर द रेन्स, आफ्टर द हैवी रेन्स, आफ्टर द फ्लड्स एंड जैसे कहते हैं कि इसमें जो कल हमने प्रोग्राम में अपने दिखाया भी था, बताया भी था, और आज भी मैं थोड़ा सा आपको इस बात को बताऊं कि सिंध इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ क्योंकि चाहे ऊपर से कीथर रेंज से पानी आ रहा है बलूचिस्तान की तरफ से, चाहे KPK से जो पानी आ रहा है वो सारा आके यहाँ पर ठहर गया है। और जो ड्रेनेज का जो प्रॉपर निज़ाम है वो अनफॉर्चुनेटली सारा चौक भी हुआ, उसमें ब्लॉकेजेस भी आई। मंछर झील को भी जैसे हमने कल दादू में देखा और बात भी की थी कि जी उसमें भी काफ़ी सारे कट्स लगे। सो ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग उस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। सो पाक आर्मी के जवान और पाक आर्मी जो है वो लम्हा ब लम्हा इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रही है इस सूरत हाल में, और इस मुश्किल की घड़ी में जो है उस तमाम तर रिलीफ देने के लिए, रेस्क्यू के लिए, और अब जो रिहेबिलिटेशन का मामला स्टार्ट हो गया है लोगों का। अभी हम आते हुए फजाई मनाजिर में आपने देखा होगा टेंट सिटीज़ किस तरह से बनाए गए, टेंट कैंप्स सिटीज़ पूरे लगाए गए हैं ताकि लोगों के जो रहने का मामला है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जाए और उसको बेहतर अंदाज में आगे फर्दर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, अब तक हमने जैसे कि देखा है कि जब से सैलाब की तबाहकारी आई है, दादू भी गए हम, कल हम सेवन भी गए, हमने सारे इलाकों को देखा। आज ये बदीन के जो इलाके हम पगड़ियों में इस वक्त हैं और करीब में मलकानी भी, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले ब्रीफ कर रहे थे, जो बेसिक कंसर्न था रिहेबिलिटेशन के हवाले से और टेंट सिटीज़ और टेंट कैंप्स का, वो हमने यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अपने नाजरीन के लिए, ताकि क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स करने के तहत कि लोगों को अवेयरनेस मिले इस हवाले से, किस हद तक जो है हमने यहाँ पे जो टेंट सिटीज़ हैं उसमें फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया है, कितने % आप देख रहे हैं? जो फ़ौज का हिस्सा अगर हम उस लिहाज से देखें, हम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग जो अफेक्ट हुए हैं उन सब को 100% अकोमोडेट करें। अभी हुआ फिनोमेना ये हुआ कि कुछ लोगों के अपने रिलेटिव जो नियर बाय विलेजेस के अंदर हैं जो कि अफेक्ट नहीं हुए, तो कुछ लोगों ने प्रेफर किया कि वो अपने रिलेटिव्स के पास चले जाएं। लेकिन जो लोगों के माल मवेशी और उनके घर इधर साथ थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे अपने इलाके को, तो उनके लिए फिर हमने प्रायोरिटी पे जो है ये टेंट सिटीज़ या टेंट विलेजेस जो है उनका एहतमाम किया। और अभी उन जो करीबी देहात के जितने लोग हैं हमने कोशिश की कि 100% उनको यहाँ पे। ये बहुत बड़ा मसला है। ये कल भी मैं जब हम ब्रीफिंग मिल रही थी कि ये इनिशियली ये बहुत बड़ा चैलेंज था आप लोग के लिए, आप लोगों ने जो डिफिकल्टी फेस की कि लोग चाह नहीं रहे थे अपने जगहों को इवैक्यूएट। आपको बताया था कि लोग अपना जो आबाई इलाका या जहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, जहाँ पे उनका माल मवेशी है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसके लिए आपने फिर क्या उनको सजेस्ट किया, क्या चीज़ उनको जो है वो रोक रही थी और आपने उनको फिर बूस्टअप किया कि जी ये खतरे की घंटी बज रही है और आपके लिए खतरा आ रहा है? पहली बात तो ये है कि वो बारिशें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब बारिशें ज़्यादा बड़ी हद से ज़्यादा तो उनको भी यकीन आना शुरू हो गया कि यहाँ पे जो है वो मसला पेश आ सकता है या प्रॉब्लम आ सकता है। और उसके अलावा जब वो ये जो ब्रीच हुआ और फिर इलाके में पानी का लेवल जब बढ़ना शुरू हुआ तो फिर लोगों को यकीन हुआ कि हाँ वाकई हमें जो है वो अपने सेफ जगह पे यहाँ से मूव करना चाहिए। तो मैंने ये जो आपको बंद बताया है ये उससे बड़ी, ये देखिए ना, तो उसकी वजह से पानी उधर रुका तो लोगों के लिए ये जगह तो थी ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा मुनासिब थी कि इनको नियर बाय जगह के ऊपर ही
अकोमोडेट करें। अच्छा, ऑलमोस्ट कितनी फैमिलीज है जिनको जो है वो अकोमोडेशन यहाँ पे दी जा रही है, और कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे रफली, अगर एस्टिमेशन हम पूछें? दूसरा ये भी बताइएगा कि माल मवेशी के हवाले से भी लोग आ रहे हैं, और जिनसे हमने बात करी थी ऑन ग्राउंड पे उनके कंसर्न ये थे कि उनके माल मवेशी डूब गए, क्योंकि बेसिक जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे रोजगार के हवाले से वो लाइफ स्टॉक और इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे है तकरीबन इस सूबे के अंदर हम देख रहे हैं। तो उसमें आपने फिर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस जगह पे तो आपने जानवर वगैरह और मवेशी वगैरह जो सारे जो हैं उनको भी यहाँ पे उनके माल मवेशी वगैरह को बड़े बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया हुआ है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। ये हमारा कंसर्न है। आप जानती हैं, जिस तरह आपने ये सही कंक्लूड किया है कि इन लोगों का रोजगार जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है लाइफ स्टॉक के ऊपर, तो लाइफ स्टॉक शुरू से ही हमारी तरजीह रही है। तो हमने जहाँ पे ये टेंट सिटीज़ अरेंज किए उनके साथ लाइफ स्टॉक के लिए भी जगह देखते हुए ऐसी जगह का इंतखाब किया कि जहाँ पे इनके जानवर भी जो है उनका भी अच्छे तरीके से उनकी देखभाल का कोई बंदोबस्त हो सके, यानी उनको पानी मुयस्सर हो, खुराक के लिए कोई ऐसे साथ फील्ड्स वगैरह हों जहाँ से वो अपनी खुराक का भी बंदोबस्त कर सकें। इसके अलावा मैंने बताया था कि एक NGO ने ख़ास तौर पे ये जानवरों की खुराक के सिलसिले में हमें काफ़ी मदद की है। उनके स्पेशलिस्ट भी, इवन जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी आते रहे हैं जानवरों को देखने के लिए भी। खुशाइन में अच्छा, इस बस लास्ट सवाल की तरफ आपसे बात करूंगी। बस लास्ट ये बताइएगा कि अभी इस वक्त ताहाल अगर देखा जाए तो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी आप समझते हैं कि हैं और अभी नियर फ्यूचर हो सकते हैं मजीद? अभी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये जो इलाके में पानी फैला हुआ है इसकी वजह से ज़ाहिर है मच्छर की बहुतात भी है, और बाकी इस तरह से ये एपिडेमिक्स जो हैं उनकी जो है वो चैलेंजेस हैं यहाँ पे। उसको सेटल करने के लिए हमने एक कंटिन्यूस जो है वो मेडिकल रिलीफ का जो कैंप्स का सिस्टम है ना, वो अपने पूरे टेंट विलेजेस में रेगुलर रखा हुआ है कि हम ऑफ एंड ऑन हर दूसरे तीसरे दिन हर कैंप सिटी में डॉक्टर्स की एक टीम भेजते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं जो लोगों को एडवाइस करते हैं और ऑन द स्पॉट जो है वो उनको मेडिसिन भी पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेड साहब, और हम बात करें 206 ब्रिगेड में हम यहाँ पे मौजूद हैं नाजरीन। और आज यहाँ पर जिस तरह की जो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं टेंट सिटी के हवाले से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से, और खासतौर पे जो लोगों को अकोमोडेट करने का बेसिकली मामला है, बेसिकली वो बज़ाहिर बहुत बेहतर अंदाज में नज़र आ रहा है। पाक आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से यहाँ पे सारा काम कर रही है, और तकरीबन 600 फैमिलीज हैं ऑलमोस्ट विच बिन टेक केयर प्रॉपरली पाक आर्मी की तरफ से। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे जो दीगर लोग हैं उनको कोशिश की जाती है। यहाँ पे एक रेस्क्यू के हवाले से भी जो है जो मॉनिटर सेल है उसको बनाया गया है, और उसके अंदर भी नंबर्स दिए हुए हैं। गिवन नंबर्स पे अगर जो लोग यहाँ करीब में या वैसे भी चाहते हैं कि जी उनके साथ कोई परेशानी, उन तक राशन की फरहमी नहीं हो रही, या वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कहीं फंस गए हैं बारिश के पानी में, सैलाब के पानी में निकल नहीं पा रहे हैं, उनका कोई अपना प्यारा फंसा हुआ है, तो वो जैसी मदद के लिए फ़ोन करते हैं जब पाक आर्मी को, तो फ़ौरन वो अपने जो दस्ते हैं, जो ट्रूप्स हैं, जो अपने लोग हैं, उनको वहाँ पर मूव करवाते हैं और फिर वहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। चाला तो चाला हाँ ठीक ठाक आहियूं मां मुंहिंजी। सैलाब जो तबाहीकारी सां ॾाढो नुक़सान थी वेंदो? ओ नुक़सान थी वियो, बसि असांजी क़िस्मत हुई, अलाह आया थी बचण केॾे। मां मुंहिंजी असांजा ढगा ढोर मेंहियूं सभु पाणी में वियूं तली, कुझु माली सब पानी में बह गया? पाणी अची वियो, एॾो पाणी पहुच, पाणी खोलियोसीं, पाणी भॼी वियो, पती कोन आहे। हिन जे इंतज़ामात सां मुतमइन आहे त सहूलियात ॾेई छॾे त पाक आर्मी? बसि अलाह साईं उन्हनि खे हयाती ॾे, मन ॾियनि असां ग़रीबनि खे, त बसि छा करूं, हुनजे रब जे सारे, लोक जे सारे आहियूं, अलाह माफ़ी ॾींदो। हा ॿार त छा करूं, मुंहिंजी नूंहुं आहे, नंढड़ा बचड़ा आहे, दिलि थे मुंहिंजी बीमार जाम आहे, एॾी मूंखे परेशानी आहे, खट जे हवाले छॾी। अल्लाह ताला तव्हांजी परेशानी हल करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैलाब जी तबाहकारी सां कहिड़ो नुक़सान थींदो? असांजो नुक़सान जाम थियो आहे, घर बार सभु किरी विया आहिनि, ऐं फसल बि कोई न बचियो आहे, फसल भी सारा ही सड़ गया। हाँ सर उभर न जाता तो पानी पानी है, जरा समुद्र है। अच्छा नाज़रीन, अभी आपने देखा हम लोगों से भी, मुतासर जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे थे, और उधर जो राशन की एक रिलीफ एक्टिविटी जारी है वो हमने देखी। राशन तकसीम करना भी एक रिलीफ एक्टिविटी का हिस्सा होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंसर्न पिछले कई दिनों से आ रहा है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ख़वातीन
और प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से कि जी, और लेडी डॉक्टर के हवाले से कि जहाँ जहाँ ख़वातीन प्रेग्नेंट ख़वातीन है या ख़वातीन हैं और उनको ज़रूरत है फ़ीमेल डॉक्टर्स की, तो क्या वो भी अवेलेबल हैं। तो पाक आर्मी की जानिब से जो भी मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, इससे पहले जो दादू में भी हमने देखा था और यहाँ आज बदीन में भी, उसमें मेक श्योर किया गया है कि ख़वातीन डॉक्टर्स यहाँ पर और पैरामेडिकल स्टाफ ज़रूर हो। तो इस कैंप में जिसमें मैं अब जा रही हूँ, यहाँ पे ख़वातीन डॉक्टर्स पाक आर्मी की जानिब से जी डिप्यूट की गई हैं और वो यहाँ पे बड़ी हौसला मंदाना तरीके से इस तरह इस सारी सिचुएशन में लोगों के लिए खड़ी हुई हैं और वो भी किसी से कम नहीं है। जहाँ पे मर्द हजरात और मर्द मुजाहिदीन हमारे पाक आर्मी के ट्रूप्स लगे हुए हैं, वहाँ ख़वातीन जो हमारी आर्मी लेडीज़ का जो किरदार है वो भी बड़ा ज़बरदस्त और सराहने वाला है। उनसे भी बात थोड़ी सी आज करते हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं। पहले तो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ख़वातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं इन कैंप्स के अंदर। तो वो लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि जी ख़वातीन डॉक्टर्स हैं क्या ख़वातीन पेशेंट्स के लिए या ख़वातीन के लिए यहाँ पर, तो जी बिल्कुल है, ये सहूलत यहाँ पे मौजूद है। ये आपके सामने है, डॉक्टर आबिदा, डॉक्टर अबीला और डॉक्टर किरण मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे तीनों। चूँकि यूनिफॉर्म पे आपको पता है कि नेम प्लेट होती है, तो मैंने पढ़ लिया तीनों के और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, यकीनी तौर पे बड़ा ही एक नागहानी आफत है हम देख रहे हैं, और अगर आपकी नहीं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट की ये जगह है तो मैं इसलिए यहाँ नहीं बैठूंगी, खड़ी रहूंगी मैं। अच्छा, तो यकीनी तौर पे एक नागहानी आफत है और एक मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है जिसके नतीजे में काफ़ी नंबर ऑफ पीपल जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। और ये कोई 2-4 लोग या कुछ 100 लोग, 1000 लोग की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ पीपल हैं। अब इस सारी सिचुएशन में ख़वातीन, क्योंकि वैसे ही एक तो पॉपुलेशन में हमारी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो इस सूबे के अंदर, सूबे सिंध में, और दूसरा ये कि जो लिटरेसी रेट है वो भी उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे जो सारा मामला है इसमें लोगों को डील करना, ये भी एक बहुत बड़े लेवल की बात है। एक कंसर्न जो कि हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, टीवी पे भी आ रहा है हर तरफ, यही कि जो प्रेग्नेंट वेमेन के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैं और सारी चीज़ें। आप इसको कब से देख रही हैं और किस तरह से आपने देखा है? मैं थोड़ा सा इस पर चाहूँगी कि नाजरीन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बात कीजिए। मैं यहाँ पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि बेबीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हमारे पास रिपोर्ट करें, डायरिया, डेंगू, मलेरिया और बाकी जो है डिजीज़ेस हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ और मैल न्यूट्रिशन के साथ। मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ, नाज़रीन देखिए, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी कि कहा जा रहा था कि ये जो 30 मिलियन जो लोग बाहर हैं इस वक्त, मोर देन 30 मिलियन, इसके अंदर जो है 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो बच्चे हैं। तो जो बच्चों के हवाले से कंसर्न आ रहे थे, तो अब ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आपको इन कैंप्स में, यहाँ मेडिकल कैंप्स में मिलेंगी, और मैं चाहूँगी जी अपन। और हमारे पास यहाँ पे हमारी कैंप में गायनोकोलॉजिस्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ वाले टेबल पे हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हैं, और जो गायनी रिलेटेड हमारे पास इश्यूज़ चल रहे हैं वो उनको एड्रेस कर रही हैं। और मैं साथ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे जो बच्चों के इश्यूज़ हैं और बाकी जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हम मिल के उसको एड्रेस कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है, और ये तो पहली बात तो ये कि सवाब का काम भी है और ये इबादत है, लोगों की मदद करना जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और शाना बशाना अपने बहन भाइयों के साथ खड़े में पाकिस्तानी इस दुख के मरहले में। ये बताइएगा कि ये जो बच्चों के हवाले से जो ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ अभी तक आप फेस कर रही हैं वो क्या हैं, और किस एज के ये बच्चे हैं जो कि आप देख रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हुए? हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो हमारे पास 1 से 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो 1 to 2 ईयर्स के हैं, जिनमें हमारे पास ज़्यादातर डायरिया के साथ केसेस रिपोर्ट करें और स्किन इन्फेक्शंस आ रही हैं। और इसके अलावा जो बाकी इन्फेक्शंस है उसमें मलेरिया है, डेंगू है हमारे पास, और मेल न्यूट्रिशन ऑलरेडी ही इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, और मेल नरिश्ड बच्चे हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और इन चीज़ों का रेट बढ़ गया है हमारे पास। तो हमारे पास ये सारी वैराइटीज़ ऑफ पेशेंट हमारे पास यहाँ पे कैंप में रिपोर्ट। कोई आप पैगाम देना चाहती हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम के थ्रू? पूरी दुनिया देख रही है सारी सिचुएशन को, आप क्या समझती हैं? और बीइंग अ फीमेल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने वालों में से होती हैं और दुख दर्द समझती हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़रूरत है डॉक्टर्स की, हमारे जो नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, बाकी जो हमारे स्टाफ वगैरह है जो कि इनको हेल्प आउट कर सकता है, इनकी डिजीज़ रिलेटेड इनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, इनको प्रिवेंशन के बारे में हम लोग गाइड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम इनके लिए
अभी जो हम इनको टेंट्स और बाकी चीज़ें हम लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे जाके हम इनके लिए जो हेल्प आउट कर सकते हैं, तो हमारी सारी पूरी कौम से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आएँ और इनको हेल्प आउट करें, और इनके लिए डिफरेंट किस्म के मेडिकल कैंप्स और ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा। देखिए नाज़रीन, वही वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1, 2, 3 लोगों का मामला नहीं है ये, कुछ 100 कुछ हज़ार लोगों का मामला नहीं, लाखों करोड़ों में बात चली गई है। और देख के बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है, बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत दुखी तरीके के साथ जब ये इंसानी मामला जिसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत हार्ट रेंचिंग मामलात होते हैं ये। और इसमें यहाँ हमारे पास ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी जिनसे हम बात कर रहे हैं, बता रही हैं 1 से 5 साल के जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से। अब यहाँ पे कुछ फीमेल डॉक्टर्स हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो पेशेंट्स हैं उनके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा उनका टाइम लूँ, लेकिन थोड़ी सी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा कंसर्न जो इन दिनों आ रहा था वो इसी हवाले से आ रहा था कि फीमेल डॉक्टर्स हों कैंप्स के अंदर। मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप सब लोग यहाँ पे दिन रात कोशिश हैं, और क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं पूरी दुनिया में वो इस वक्त पाए जा रहे हैं। किस तरह से आप देख रही हैं कि जो ख़वातीन आ रही हैं और कौन कौन सी उसमें डिजीज़, और फिर जो प्रेगनेंट ख़वातीन ख़ास तौर पर जो आ रही हैं उनके लिए यहाँ पे क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें? वैसे जिस तरह आप डिजीज़ की बात कर रही हैं, जो कॉमन डिजीज़ हैं मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रो स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में इन सारी डिजीज़ के अलावा जो कि ये कॉमन है, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। दूसरा ये कि उनके कोई रेगुलर चेकअप नहीं हुए हुए, बेबी की कंडीशंस के बारे में उन्हें नहीं पता है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी लेके आए हुए हैं। उनको स्टेट हम अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनकी बेबी की कंडीशन और वो सारी चीज़ें भी बता रहे हैं। इसके अलावा उनके प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से करने के लिए फिर हम उन्हें सप्लीमेंट दे रहे हैं। उसमें आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम पैगाम देना चाहूँगी सब लोगों को कि आगे बढ़ें और इन सब की मदद करें। जो बेसिक इनको फैसिलिटीज़ चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ना है। इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो इनका शेल्टर है। जब तक कि ये अपने घरों को नहीं जाएंगे, वहाँ जाके सेटल नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम इसी तरह जनरेट होते रहेंगे। तो हमें सबको आगे बढ़कर इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये जल्द अज जल्द अपने घरों में जाएं, सेटल हों, और वहाँ इनको जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपने देखा नाज़रीन, यहाँ पे केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे उनके जो ट्रीटमेंट है और ख़ासतौर पे जो उनकी मेडिकेशन है उसके हवाले से बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ये मुझे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का मामला भी लगा है इस सारी सिचुएशन में कि देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो बेहतर तरीके से ये काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पे ये चाहे मेडिकल डॉक्टर्स हो जाएँ, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो मज़ीद भी आगे जाते हैं और भी टेंट्स वगैरह यहाँ लगे हुए हैं और बेहतरीन तरीके से काम यहाँ पे हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं और भी देखते हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन मसाइल बहुत हैं, तो उसके लिए जो भी एफर्ट्स हुई हैं वो भी बिल्कुल पीनट्स है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हम सब आगे बढ़ें। बार बार मैं कह रही हूँ इस प्रोग्राम के तहत, और आगे बढ़ के इन सब की मदद के लिए यहाँ पे जल्द से जल्द कोशिश करें कि बेहतरी की तरफ ये ताकि वापस अपनी ज़िंदगी में लौट सके। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम थे मेडिकल कैंप में और हमने उधर रिलीफ फंड जो जिस तरह से रिलीफ एक्टिविटी में राशन के हवाले से हमने देखा कि काम हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात है और वो खूबसूरत बात बताने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो तालीम है ना वो हर मर्द औरत के लिए लाजिम भी है और उसका बुनियादी हक भी है, जो कि हम देखते हैं कि इस सूबे के अंदर इस बुनियादी हक से लोग बहुत ज़्यादा महरूम भी हमें मिलते हैं। लेकिन पाक फौज की मदद से एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि, और जाहिर सी बात है अगर मैं कोई चीज़ चाहती हूँ करना, ये एक इंसानी फितरत है, या आप कोई चीज़ काम करना चाहें और कोई भी शख्स उसके लिए आपके लिए असिस्टेंस कर दें तो वो आपका मसीहा होता है।
तो ये पाक फौज इन बच्चों के लिए मसीहा है जो पीछे आप नजर देख रहे हैं कि किस तरह से बैठे हुए हैं और किस तरह से जो है वो अपनी तालीम जिसको वो चाहते हैं हासिल करना, बहुत ज़्यादा एंथुसियस्ट हैं उसके लिए, वो हासिल कर रहे हैं। तो अभी इस टेंट में जाएंगे जी जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके टीचर से भी बात करें। वहाँ पे एक टीचर भी मौजूद है जो उनको पढ़ा रहे हैं और फैसिलिटेट करें। तो जी अभी आइए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बाहर बताया आपको कि अगर कोई चीज़ कुछ किसी को चाहिए और वो इंसान उसको वो चीज़ दे दे, आजकल के दौर में कोई अच्छी चीज़ के बारे में कह रही हूँ, तो वो उसका मसीहा बन जाता है। और आज के दौर में ये पाक फौज जो है वो मसीहा बन गई है। और यहाँ पर ये बच्चे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस टेंट सिटी के अंदर, ये पढ़ भी रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके उस्ताद भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम छाला। वालेकुम सलाम। मुझे छाला ठीक है मुझे तुझो नाम? मुझे डालो, मुझे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार सर, आप इनके उस्ताद हैं तो आप हमारे भी उस्ताद हैं। उस्ताद सबके लिए बराबर होते हैं, बड़े मोहतरम हैं। ये बताइए कि कब से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? और ये बच्चे, मुझे पता चला है कि बहुत शौक से पढ़ते हैं और इनका इंटरेस्ट भी है और ये खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो पढ़ाया जाए। जी, ये स्कूल जो है ज़्यादातर डूब गया है। ये अभी 2-3 दिन हुए कैंप स्टार्ट हुई है, हमने स्टार्ट किया, लेकिन 1 महीने से मुसलसल बंद था। जो हमारे बच्चे थे वो ऐसे ही घूम रहे थे, उनको बहुत फुकदान था एक तालीम का, तो उस वजह जैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किए कैंप, हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी शौक से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, बच्चों की तादाद कितनी होगी और तकरीबन एक अंदाजे के तहत अगर देखें? बच्चे तक 75 हैं यहाँ पे, 1 क्लास से 5 क्लास तक हैं। प्राइमरी स्कूल है ये। प्राइमरी स्कूल है ये, ओके। और ये रोज़ाना आपका चलता है प्राइमरी? जी हाँ, रोज़ाना चलता है। मैं कुछ बच्चों से भी बात करती हूँ यहाँ पे नाज़रीन, और उनसे भी कोशिश करती हूँ उनसे भी बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा हाला तुंजो? ठीक ठाक है। तुंजो नालो छा है? अफसाना। अफसाना। अफसाना छा पढ़े करे? कौमी तरानो है? पढ़ो थोड़ा सा। कौमी तराना पाक सरजमीन शाद बात किश्वरे हसीन शाद बात तू निशान अज़्मे आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ीन शाद बात। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताओ कि आप इसके अलावा और क्या क्या आपको पसंद है पढ़ना और क्या क्या पढ़ रही हो आप? मुझे दिखाओ जरा अपनी किताबें। नाज़रीन देखें, सारी बुक्स हैं इनके पास और ये सारे प्रॉपर तरीके से कोर्स को पढ़ रहे हैं। इस्लामियात भी है इसमें, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सिंधी की किताब भी है, इंग्लिश भी है, कलरिंग भी मैं देख रही हूँ कि इनके पास प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या बनने का शौक है बड़े होके? क्या बनना चाहती हो? मास्टर बनना चाहती हो? अच्छा, आपका तंजो नालो छा है? नाजिया। नाजिया। नाजिया, नाजिया जो एज छा है, उम्र छा है? उम्र 13 साल। 13 साल। छोटे छोटे बच्चे हैं नाज़रीन, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तुम बताओ तुम जो अच्छा शौक है, क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी भाई, माशाल्लाह से डॉक्टर बनेगी, वेरी गुड। डॉक्टर बनो और ये टीचर बनेगी। तुम जो नालो छा है? माजिदा। माजिदा। माजिदा, तुम जो अच्छा उम्र है? 12 साल। 12 साल की हैं जी, ये बहुत छोटी हैं। और आपका क्या शौक है जी, क्या बनना है आप? क्या बनना है बड़े होकर? क्या बनना है? मास्टर यानी बनना है। इन्होंने भी मास्टर यानी बनना है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ये बहुत कम उम्र के और बहुत ही मेहनत के साथ और लगाव के साथ पढ़ना भी चाह रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग इनके लिए मसीहा के तौर पर सामने आए कि इनको तालीम दे रहे हैं कि तालीम बुनियादी आपका हक है। मैं बार बार कहती हूँ, आपकी तालीम है तो सब कुछ है, और इसी लिहाज से जो है यहाँ पे ये बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हमने यहाँ पे काफी सारे बच्चों से बात की। स्कूल के अंदर भी एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इधर आ जाओ जरा। क्या नाम है तुझे? नालो छा है? सरमद छा है जाए जी। उम्र छा है? उम्र 13 साल है। 13 साल है। तो खेर सा ताल्लुक है तंजो? जी। कहाँ से ताल्लुक, कहाँ से आपका? यहीं बदीन से? जी हाँ। बदीन में कहाँ से? मोहम्मद उमर दलवानी, गाँव मोहम्मद उमर दलवानी से। अच्छा, ये बताओ कि जब सैलाब आया तो उस वक्त आप पढ़ते होगे, आपका स्कूल वगैरह जो है वो इस वक्त बचा है, जा रहे हो या यहाँ पे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ मुझे। हमारे गांव में जब सैलाब आया तो हमारे घर टूटे और हमारा स्कूल टूटा। हम वहाँ से भागकर हम यहाँ आए
तब हमारे आर्मी ने मदद की और हमें एक स्कूल दिया और पेंसिल कॉपी दी जहाँ हम पढ़ रहे हैं और हमारे उस्ताद रोजाना आकर हमें सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 206 बदीन, ये जो ब्रिगेड 206 ब्रिगेड है बदीन कैंट में, नाजरीन यहाँ पे ये उमर दलवानी प्राइमरी स्कूल भी इसी नाम से रखा है जहाँ से इनका ताल्लुक है। अच्छा, अब ये बताओ कि चूंकि अभी पढ़ रहे हो आप और पढ़कर क्या बनना है, क्या शौक है? हमारा शौक ये है कि मैं आर्मी का अफसर बनूंगा। आर्मी के ऑफिसर बनोगे, वो क्यों? जैसे हमारे आर्मी ने मदद की है, मैं भी लोगों की मदद करूंगा। मुल्क की खातिर लोगों की मदद करना है। अच्छा भाई, वो तो जबरदस्त हो गया ये काम। अच्छा देखें नाज़रीन, ये स्पिरिट है, तो फिर एक नारा लगा दो पाकिस्तान जिंदाबाद का। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखिए नाज़रीन, ये स्पिरिट है इस छोटे से बच्चे के अंदर, और किस तरह से जो है यहाँ पे ये सारे बच्चों की हिम्मत नहीं टूटी है। हालांकि इतनी बड़ी नागहानी आफत आई है, इसके बाद इंसान चकनाचूर हो जाता है जब वो अपना आंखों से देखता है अपना घर बार सब कुछ बर्बाद होते हुए, तो उसके हौसले वैसे ही, मतलब जो आसाबी जो मामलात होते हैं ना, वो वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे की हिम्मत देखें, लोगों की हिम्मत देखें, और ये किस तरह किस अज़्म के साथ जो है वो कह रहा है कि आगे बढ़ना है, एक रोशन मुस्तकबिल का ख्याल लिया अपने दिल में चल रहा है। और मैं फिर कहूँगी कि ये मसीहा बन के इसके साथ खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द स्पिरिट, और पाकिस्तान बिल्कुल जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद का भी नारा भी इस बच्चे ने लगाया है, यही क्योंकि ये चाहता है कि आगे जाके फौज में जाए और लोगों की इसी तरह मदद करे जिस तरह पाक फौज के जवानों ने आज इनकी मदद की है। तो दैट इज द ट्रू स्पिरिट। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, जीते रहो, खुश रहो। तो नाजरीन, ये वो सारे मैं बार बार कह रही हूँ कि मामलात और वाक़यात जो हमारे सामने हो रहे हैं, हालात हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने चीज़ें हैं, तो ये देखें, रब ताला इनकी जल्द से जल्द आसानी करे और इनके मामलात को जल्द से ज़्यादा हल करें। मेरी यही दुआ है। इसी के साथ आगे भी जाएंगे, आगे भी आपको और जगहों पर दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा नाजरीन, अभी हम आ चुके हैं सांगड़ जी, बदीन से निकले थे, बदीन के बाद अब हम सांगड़ पहुंच चुके हैं। एंड फ़ज़ाई मनाज़र आपने सांगड़ के भी देखे कि क्या सूरत हाल है। अच्छी सूरत हाल नहीं है कुछ इन तमाम तरह इलाकों की, जहाँ भी जा रहे हैं पिछले 2-2.5 हफ्तों से आप देख रहे हैं। तो अब सांगड़ में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, फ़ज़ाई मनाज़र आपने देखे कि बहुत ख़राब है, इट्स नॉट दैट मच वेरी फाइन। और अब ज़मीनी यहाँ पे हक़ाइक़ क्या है, यहाँ पे किस तरह के इंतज़ाम है रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के हवाले से, यहाँ पे अभी बात करेंगे आम लोगों से भी। और जो पाक फौज की जो इंतज़ामिया है, उसने जो तमाम तरह सहूलियात यहाँ फराहम कर रही है वो लोगों को, और इंतज़ामात के उसको भी देखेंगे, मॉनिटर करेंगे सारी चीज़ें, और आप तक ये सब भी पहुँचाएँगे। आई एम प्रीटी श्योर कि आज ये चीज़ें जो हम ग्राउंड से रिपोर्ट करें लम्हा व लम्हा आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। नाजरीन, अब हम सांगड़ में, जैसे कि आपको बताया आपसे कुछ देर पहले कि आ चुके हैं, और सांगड़ में जो पाक फौज की जानिब से जो इमदादी सरगर्मियाँ ख़ास तौर पे और जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की सरगर्मियाँ हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल कैंप जो मूवेबल लगाया गया है। अच्छा, ये एक बड़ी यहाँ पे थोड़ी सी एक नई और अच्छी बात है, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए सांगड़ में हमें ये भी पता चला आज की ब्रीफिंग में यहाँ पे कि मोबाइल वैन ज़्यादा इस्तेमाल की गई है मेडिकल के हवाले से। उसमें ये कि आपको पता है, चूँकि एक जगह अगर आप इस्टेब्लिश कर देते हैं कैंप और वो फिक्स हो, तो उसमें सिर्फ जो करीबी लोग हैं वही फैसिलिटेशन उन तक पहुंच सकती है या फैसिलिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मूवेबल वैन्स हों, जैसे कि हम देखते हैं कि अब तो जदीद ज़माना आ गया है, सिमिलरली उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पाक फौज ने बेहतर सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मूवेबल वैन का इस्तेमाल किया मेडिकल कैंप के तौर पर, जो कि जगह जगह जाती है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करते हुए फैसिलिटेट करती है। प्लस ये आप देख रहे हैं सुलेमान छलंगी ये और मेन नारा वैली ड्रेन जो सारे इन्होंने बताए यहाँ पर, बेसिकली बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्रेनेज का मामला हुआ चौक LBOD और RBOD के हवाले से जो बात हो रही है, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है, जैसे कि पक्के घर होते हैं, पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पक्के रोड होते हैं, वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे हमेशा की तरह लैकिंग नज़र आई एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से जाहिर है जब फ्लड्स आएंगे और बहुत ज़्यादा बारिश होंगी तो वो जो कच्चे मकानात होंगे, कच्ची
ब्रिक्स होंगी, कच्ची ज़मीन होगी, वो सब बहा के लेके जाता है। तो फिर वो स्टक होने का जो ड्रेनेज का जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो उसका सबब बनता है। बहरहाल अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सांगड़ में। जी, सांगड़ में क्या रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। मेरे अक़ब में थोड़ा सा मुनव्वर आ जाइए, मेरे बैग में अगर आप दिखा सकें लोगों को। तो आप देखें यहाँ पे रिलीफ का काम इस वक्त और राशन डिस्ट्रीब्यूशन का मामला चल रहा है। लोग बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भी, और कोशिश करूँगी अगर मैं किसी से बात भी कर सकूँ। लेकिन ये किसी एक दो लोगों के काम करने की बात नहीं है। मैंने फिर कहा जितना ज़्यादा बड़ा डैमेज है उतना ही ज़्यादा लोगों को आगे आना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को बहुत अच्छी बात है कि ताउन करके वो भी पाक फौज ने के साथ ताउन करके काम में शाना बशाना खड़ी हुई है। इसी तरह से जो कहा जाए हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनजीओज भी हमारी साथ हैं, सिविल गवर्नमेंट भी साथ है इनके कुछ जगहों पे, और बाकी जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सका वहाँ हमारी पाक आर्मी पहुँच गई है। और ये आप देखें, मैं ज़रा करीब आती जा रही हूँ। अब ये जो एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे देखें सबके तरीके से एक प्रोसेस, एक डिसिप्लिन के तहत यहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी का काम चल रहा है। और मेरे बैक में आप पीछे मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो ये लोगों को यहाँ पे बुला के उनको राशन दिया जा रहा है, राशन की सहूलियत। अच्छा, एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ी, और हमने हर तरफ ये देखा, हर जगह यही बात देखी कि एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि देखिए जब लोगों की इवैक्यूएशन का मामला आया, घरों से निकालने का, उनको बताने का कि जी अब चूँकि सैलाब आ रहा है पीछे से, और जो क्योंकि बहुत से लोगों ये भी एक कंसर्न थे कि जी जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं लोगों को बचाया गया, इवैक्यूएशन क्यों नहीं की गई, लोगों की इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया लोगों को। उसकी वजह ये थी कि लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी ब्रीफिंग्स हुई है और जितने भी लोगों से बात हुई है, जितने भी ऑफिसर से बात हुई है, उन सब ने अपनी जो मैंने उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, उन्होंने बताया कि हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई वो इस बात की हुई कि जब हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी खतरा है आपके लिए आ रहा, आगे से बारिशें और आ रही हैं, तबाही लेकर आ रही है, तो दे वर नॉट रेडी टू एस्केप और टू लीव देयर हाउसेस, देयर प्लेसेस। तो वो जो है एक बहुत ज़्यादा इस ज़माने में प्रॉब्लम हुई उनको। और फिर जब पीछे से पानी आ गया, बारिश की सूरत में हो या सैलाब की सूरत में हो, फिर लोगों को अंदाजा हो। लेकिन अभी भी मैं कुछ जगहों पे देख रही हूँ और देखा है कि लोग अभी भी अपने घरों में भी, जगहों पे भी पानी खड़ा हुआ है और वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि अपनी छत होती है, अगर हम ये छोड़ देंगे तो लोग कोई ना कोई लूट मार करके या कोई कब्जा ना कर ले। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात भी कर रहे हैं कि उनको राशन की जो फरहमी है उसका सिलसिला भी जारी है और किस तरह तबाही आई सांगड़ के अंदर और यहाँ क्या हुआ, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम छाला खैर है। सैलाब जो ढाढो नुकसान थी दो तुंजो सारो माल मवेशी घर सा छा थी दो, क्या हुआ था जब ये सैलाब आया, किस तरह से क्या हुआ? सैलाब तो इधर से आया, इधर से उत्तर तरफ से मेरा घर पर सारा डूब गया है, कहीं मेरा माल कुछ मर भी गया है, कहीं क्या उसका गरीब आदमी हारी मानू मजदूर हुई। आप लोग किस तरह से कैसे रह रहे हैं, कहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं पाक फौज ने लगाए हुए कैंप्स और सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्या क्या अब तक आपको इन्होंने जो है सामान वगैरह और चीज़ें की हैं, क्या क्या हो चुका है? इसको मेरे दिया है कुछ सामान इसको दिया है, घर फौज पाक फौज की बड़ी मेहरबानी है जो उसको तो दिया है, तो तुम्हारे को घर किराया है ना तेरे उठाए कर दिया। यही बता रहे हैं नाजरीन कि पाक फौज की तरफ से इनको काफ़ी इमदादी सामान भी दिया जा रहा है और घर के हवाले से भी चीज़ें इनकी बेहतर की जा रही हैं। तो यही इनका बताना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ढह गया, यानी कि सब बह गया है, सारी चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा आप नाज़रीन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी फसल लगी हुई है यहाँ पे। ये फसलें तकरीबन 3,10,000 एकड़ पे बताया जा रहा है कि ये फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे पीछे आप देखें, ये वो सारे गांव और घर हैं जो कि डूबे हुए हैं इस वक्त, ये भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कुदरती आफत आती है तो यही इसी तरह की चीज़ें आती हैं। आगे चलेंगे फिर आपको अभी मज़ीद दिखाते हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया मैंने कि हम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, और सांगड़ में जो सैलाब से तबाहकारियाँ आई हैं उसके लिए लम्हा यहाँ से कवर कर रहे हैं। पाक फौज के साथ मिलकर उनकी ताउन के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड पे क्या। अच्छा, जो लास्ट अभी मैंने वहाँ पे आपको बताया था जिस जगह हम इससे पहले गए थे, वो वही जगह है जहाँ पर पाक फौज जो है वो सिविलियंस के लिए, और जो ख़ास तौर पे वो लोग जो इफेक्टी हैं बेसिकली सैलाब की तबाहकारी से, उनके लिए वहाँ पे पक्के घर और यूनिट्स बनाने के लिए फैब्रिकेशन की और सारी चीज़ों की बात हो रही है। वो उसी जगह पे हो रही थी। वो जो स्पेस अभी आपको हमने पिछले इससे पहले वाले शॉट पे आपने देखी, प्रोग्राम के हिस्से में देखी, जहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, काफ़ी बड़ी जगह थी। वहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है शुरू होने जा रहा है और उसके लिए जो है वो काम भी किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये इमरजेंसी मोबाइल डिटेंशन जिसको कहते हैं, मोबाइल डिटेंशन जिसको कहते हैं, बेसिकली ये वो बनाई गई है जगह। अच्छा, ये मोबाइल ऑपरेशन या डिटेंशन क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रीफ किया था। ये बेसिकली जहां आप फिक्स कैंप लगाते हैं, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए लोगों को, तो ये फिक्स कैंप नहीं है, ये मोबाइल जो है वो डिटेंशन ऑपरेशन सर्विस है। यानी कि इसमें ये होता है कि ये मूवेबल होती है। अच्छा जी, मुझे खुद भी देखना पड़ता है बार बार कि मैं कहीं गिर विर ना जाऊं। तो ये मूवेबल होती है। इसका काम, इसका जो बेसिक इसको फैसिलिटेशन इसकी करने का या इसका जो मैकेनिज्म है वो ये होता है कि ये हर जगह जाती है, वहाँ पे जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत है तिब्बी सहूलियात की, वहाँ पे फैसिलिटेट करती है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से मूव करती है। जहाँ दिल चाहे आप इसको मूव करा सकते हैं, जितने लंबे या दूर के इलाके में आप इसको भेज सकते हैं। तो ये मोबाइल डिटेंशन वार्ड इन्होंने बनाया है। आप मेरे साथ आ जाएं मुनव्वर, मेरे कैमरामैन। तो ये कि अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से इनका मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है, क्या इन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद भी हैं। और लोगों की आप देख रहे हैं कि तांदा बंधा हुआ है यहाँ पे अपने इलाज के लिए, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो जो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इमरजेंसी रिसेप्शन के नाम से यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है जी सबसे पहले, और सामने ऑपरेशन थिएटर नज़र आ रहा है इस डिटेंशन वार्ड के अंदर। काफ़ी सारे इसमें यूनिट्स बनाए गए हैं फर्दर भी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो देख लेते हैं एंड देन फिर हम आगे चलते हैं जी इसके अंदर। तो सबसे पहले जी रिसेप्शन, इमरजेंसी रिसेप्शन है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरजेंसी रिसेप्शन है और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इमरजेंसी रिसेप्शन में एक डॉक्टर रूम भी है यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेड्स लगाए गए हैं। कोई किसी को अगर लेट्स सपोज जी कोई बीमार हो जाता है, कोई इंजरी है, कोई बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म की इंजरी हो गई हो किसी को, तो वो यहाँ पर इमरजेंसी में फ़ौरन ऑपरेट किया जाता है। या इमरजेंसी में जैसे आम हॉस्पिटल्स के अंदर होता है कि जी इमरजेंसी होती है, जब आप जाते हैं उसके अंदर एडमिट होना है आपने, तो यहाँ पे लोगों को एडमिट किया जा रहा होता है। अभी हम इमरजेंसी रिसेप्शन से निकल आए, जैसे आपको दिखाया था, जैसे इमरजेंसी का वार्ड होता है आम हॉस्पिटल में। अब ये मोबाइल माइनर ऑपरेशन थिएटर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। माइनर ऑपरेशन थिएटर यानी कि अगर किसी को कोई बहुत माइनर किस्म की सर्जरी करानी है, किसी किस्म का कोई ऑपरेट कराना है, तो वो यहाँ ये माइनर ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी आपको लेके चलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कौन सी सहूलियात हैं जो कि मौजूद हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि मोबाइल माइनर ऑपरेशन थिएटर है। जो मोबाइल माइनर ऑपरेशन थिएटर, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी सर्जरी होगी, ऑपरेट करना होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके सामने जी ये ऑपरेशन थिएटर है इनसाइड इनका। और ऑपरेशन थिएटर में फ़िलहाल तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो हम वी गेट अ चांस कि हम देख सकें अभी इस वक्त सारी सहूलियात वैसी ही हैं जैसे आम अस्पताल के अंदर मौजूद होती हैं, ताकि आम पेशेंट कोई भी अगर आ रहा है उसे डेफिनेट सी बात है कोई सर्जरी हो, कोई ऑपरेशन हो, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़ख्मी भी हुए हैं सारे सिचुएशन के नतीजे में, तो फ़ौरन से उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया जाए और उसको ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो की जाए। आगे डिटेंशन वार्ड भी है जी, उसकी तरफ भी चलते हैं, उसमें भी देखते हैं कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर तरीके से जी ये सारी सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पे, और अब पाक फौज की निगरानी में बड़े बेहतर इंतजाम किए। अब डिटेंशन वार्ड में जाते हैं जी। डिटेंशन वार्ड में देख लेते हैं कि डिटेंशन वार्ड में ये पेशेंट्स की लाइन भी आपके सामने यहाँ पे डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद है, जैसे कि इमरजेंसी में भी आपने देखा था कि डॉक्टर है, और या डिटेंशन वार्ड में भी यहाँ नर्सिंग स्टेशन भी बनाया गया है। अगेन जैसे आप इमरजेंसी में देखते हैं, डिटेंशन सेट्स में देखते हैं, आम अस्पतालों के अंदर कि किस तरह की सहूलियात होती है मौजूद, वैसी ही सहूलियात यहाँ पे भी दी जा रही हैं। मेरे पीछे भी ये बेड लगाया हुआ है, और इस तरफ अगर मैं आके आपको दिखाऊं तो ECG की मशीन वगैरह भी यहाँ पे है। तो जैसे ही जो फर्स्ट एड भी देना हो, जो इमरजेंसी में देना हो या फिर ऑपरेशन तक करना हो,
सारी सहूलत ऑल टुगेदर इन अंडर द वन रूफ इन्होंने बनाई हुई है। और सबसे अच्छा इसका एक जो बेसिक पॉइंट है जो मैं समझ रही हूँ और बहुत अच्छा होता है वो यही है कि जी आप अगर आपके पास फिक्स मेडिकल कैंप में, मैं फिर बता रही हूँ कि आपके पास एक फिक्स जो है वो टेरिटरी होती है कवर करने के लिए, लेकिन जब इस तरह की मोबाइल डिटेंशन बनाई जाती है वैन्स, तो उसका सबसे बेसिक जो मकसद होता है कि जितनी ज़्यादा टेरिटरी में ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में लोगों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, अलग अलग जगहों पे जाके 20-20 किलोमीटर दूर, 15-15 किलोमीटर दूर उनको जो है 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो नाज़रीन बाहर चलते हैं जी, इसी के ऊपर आज वाइंड अप भी करेंगे यही सांगड़ से जी, क्योंकि सांगड़ में हम देख चुके हैं सारी चीज़ें इधर से ही। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में और बदीन में जो सूरत हाल थी ग्राउंड पे वो सारी कोशिश की कि आपको दिखाएं, और पाक फौज किस तरह से जो है काम कर रही है डिसिप्लिन के तौर पे, वो भी आपने देखा। तो ये सारे आपने देखा कि रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ का काम किस किस हद तक हो रहा है और उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मेडिकल फैसिलिटेशन भी आपने देखी कि चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये सब कुछ नहीं है। दिस इज़ द पीनट इन द बोल। तो अभी ये कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और उसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको भी आगे आना पड़ेगा, सब लोगों को मज़ीद आगे इन सबको, क्योंकि वापस से इनके घरों में आबाद करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इसी सोच और नारे के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे कि रब ताला जल्द से जल्द इन लोगों की लिए आसानी करे और जल्द से जल्द ये लोग अपने घरों को लौटें और आगे जो है वो अपनी ज़िंदगियों में वापस आ जाएं उस तरह से जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।